नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए। तो साथियों, आपका टोटल पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है और आपकी परीक्षाओं की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। और जहाँ तक अभी संभावना है अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ जो कि नया अपडेट पेपर आया है। और ये पेपर दोस्तों एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस आपका वर्तमान में स्कूल में चल रहा है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। तो साथियों, आपको पूरा पेपर अच्छे से समझना है, साथ ही सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को फटाफट सेंड कर दे ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी फटाफट जुड़ जाए और पेपर को देख लें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वह कानून जो केवल स्थान विशेष के लिए प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है। स्थान विशेष की बात ये होती है कि मान लीजिए आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं, आपका कोई इलाका है, आपकी कोई जगह है या फिर आपका ज़िला है। आप सपोज कीजिए जयपुर ज़िले में रहते हैं, तो जयपुर ज़िले में कोई कानून लागू हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका स्थानीय विशेष कहलाता है और इसको अपन स्थानीय कानून कहते हैं। इसके बाद देखिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है वह किसकी होती है। अब साथियों, कानून कौन बनाता है, देखिए यहाँ पे संसद बनाती है, राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है या फिर न्यायपालिका। तो साथियों, कानून का निर्माण है वो संसद करती है। अब संसद में कौन कौन आता है इसको समझ लीजिए। संसद में कौन कौन आता है, एक तो आता है आपका लोकसभा, एक आता है आपका राज्यसभा, ठीक है, और एक आता है आपका राष्ट्रपति। ये तीन लोग हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, पूरे कोई भी कानून का निर्माण होता है तो सबसे पहले वो या तो लोकसभा में पारित होगा या राज्यसभा में पारित होगा, दोनों में से फिर सहमति बनेगी, फिर वो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसके ऊपर अगर हस्ताक्षर कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, एक कानून का रूप ले लेगा। तो कौन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वकील के जरिए अपना बयान करने का अधिकार है, यानी कि वकील के जरिए अपना जो बयान आप रखते हैं उसका अधिकार क्या है। तो ये विशेष अधिकार है, मौलिक अधिकार है, विधायी अधिकार है या फिर पदेन अधिकार है। तो इसको अपन विधायी अधिकार बोल सकते हैं क्योंकि कानून के अंतर्गत आता है। वकील कब आपकी सहायता करता है, कोई कानूनी मामला होता है उसमें आपकी वो सहायता करता है, तो ये एक विधायी अधिकार होगा, एक कानूनी अधिकार होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्राथमिक को संक्षेप में क्या बोलते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं FIR। इसको क्या बोलेंगे अपन, FIR बोलेंगे, फर्स्ट इंक्वायरी रजिस्टर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपको सारा पेपर मैं बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, जितने भी पेपर आपके होते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बाकी आप हमारे PDF फाइल के लिए टेलीग्राम, फेसबुक और वेबसाइट का लिंक है वो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फूले, अंबेडकर, रामास्वामी या फिर दयानंद सरस्वती। इसके बाद हम बात करेंगे नील का पौधा मुख्य रूप से किस कटिबंध में उगता है। तो ये शीत में उगता है, शीतोष्ण में या उष्ण में या फिर समशीतोष्ण में। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि अंग्रेज अपने दस्तावेजों को किस प्रकार से संभाल कर रखते थे। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाशियाकरण किसे बोलते हैं, अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और मल्च कैसे और क्यों बनते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था। आपको पता है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था। तो इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से आंसर देना है। यहाँ पे देखिए खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं, इनका संरक्षण कैसे करते हैं, इनको अपन किस तरह से सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो साथियों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आदर कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, कुछ भी उसमें कर सकता है। तो इस प्रकार की धार्मिक जो संरक्षकता है वो दी गई है। और मैं बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
ठीक है, पहले नहीं था ये। जब संविधान का निर्माण हुआ था, ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, धर्म, ठीक है, अखंडता, और एक और शब्द था, याद नहीं आ रहा है, 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाज में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जनता अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हो गया? जब भी मान लीजिए कोई इलेक्शन होता है, सरपंच का मान लीजिए, या फिर नगर निगम में मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि आपके ज़िले में मान लीजिए, या फिर आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो मतदाता होते हैं, मतदाता मतलब जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो क्या करते हैं? वोट देते हैं, मत देते हैं, और उसके आधार पर सरकार का चुनाव होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यक्ष चुनाव विधि बोलते हैं। आगे देखिए, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज को किस प्रकार सुधारना चाहते थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से पढ़े इसको। आगे हम बात करेंगे विलय नीति क्या है, किन किन रियासतों को इसका शिकार होना पड़ा। तो विलय नीति आप सभी को पता होगा कि मिलाने की नीति होती है, जिसमें कि अपन किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, किसी दूसरी रियासत को एक अलग रियासत में मिला लेते हैं, इसको विलय नीति बोलते हैं। और किस किस को इसका शिकार होना पड़ा था, तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, आप प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करूँगा फौजदारी कानून क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, संसदीय शासन पद्धति क्या है? संसदीय शासन पद्धति वो पद्धति होती है साथियों, जिसमें कि हमारे जो संसद के रूप में, यानी कि हमारे मौलिक संविधान के अनुसार हमें जो कानून विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है अलग अलग लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री को अलग है, राष्ट्रपति को अलग है, ठीक है। तो ये क्या होती है? एक शासन पद्धतियाँ होती है जिनके माध्यम से वो कार्य करता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने शासन में कुछ अहम बदलाव किए थे, कोई 2 आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए, निबंधात्मक टोटल पर्सन है। टोटल पर्सन की बात करें तो आपके 25% रहने वाले हैं प्रत्येक जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें। साथियों, आप फटाफट से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। साथियों, मैं आपको जितने भी पेपर मैंने आपको बताए हैं अभी तक, सारे अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से उनको देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे हैं सब में, ठीक है। तो गारंटी है कि आप बहुत टॉप करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। यहाँ पे देखिए, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों को आपको स्पष्ट करना है, ये क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जल का हो गया, और ऊर्जा संसाधन हो गया, सौर ऊर्जा का हो गया, पवन ऊर्जा का हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग है, नवीनीकरण होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, ठीक है, वो नवीनीकरण है। अनवीनीकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ये प्रश्न आपका वार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि को आपको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में आपको दिया गया है कि किन्हीं 3 फसलों के बारे में आपको लिखना है, तो 3 फसल आप लिख सकते हैं। वही बात हो गई, रबी की फसल लिख सकते हैं आप, खरीफ की फसल लिख सकते हैं आप, और एक जायद की फसल लिख सकते हैं। इन फसलों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि गेहूं, चना, जो, ठीक है, मटर हो गया, चावल, दाने वगैरह, ये आप बता सकते हैं। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में राजस्थान के योगदान का वर्णन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में पर्यटकों पर एक आपको टिप्पणी लिखनी है। तो साथ ही ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, जो कि एसएसटी का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से टच करना है, ठीक है। अगर यहाँ से पेपर में प्रश्न आता है तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद साथियों, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये देखिए, यहाँ पे विज्ञान का पेपर भी पूरा मेरे पास आ चुका है। यहाँ देखिए विज्ञान का, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने ओनली बात की है एसएसटी पेपर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि साथियों, जो भी मेरे फॉलोवर है, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे अंकों से पास होंगे, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो आप लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जितनी भी मेरी तरफ से कोशिश है, मैं आपको बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा जाए, ठीक है।